सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। एक बार फिर आज हम अपनी कक्षा की शुरुआत एक अच्छे विचार से करेंगे। खुद पर विश्वास करना ही सफलता की ओर पहला कदम है। खुद पर विश्वास करना ही सफलता की ओर पहला कदम है। यानी यदि जीवन में हमें सफलता प्राप्त करनी है तो हमें खुद पर विश्वास करके चलना होगा, और यदि हमें खुद पे विश्वास होगा तभी हम अपने कार्य को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। आज हम करेंगे केदारनाथ अग्रवाल की कविता चंद्रगहना से लौटती बेर। चंद्रगहना से लौटती बेर, बेर का मतलब यहाँ से बार से है कि जब कवि चंद्रगहना से लौट रहा था तो उस जगह का वर्णन कविता में किया गया है। तो यही हम देखेंगे कविता के अंदर, चंद्रगहना से लौटती बेर। सबसे पहले जानेंगे हम कवि के बारे में। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमासिन गांव में सन 1911 में हुआ। उनकी शिक्षा इलाहाबाद और आगरा विश्वविद्यालय से हुई। केदारनाथ अग्रवाल पेशे से वकील रहे हैं। उनका तत्कालीन साहित्यिक आंदोलनों से गहरा जुड़ाव रहा। सन 2000 में उनका देहांत हो गया। उनकी प्रमुख रचनाएं नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, पंख और पतवार, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापें और कहे केदार खरी खरी उनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब हम थोड़ा सा कविता के बारे में जानते हैं कि कवि ने कविता में क्या बताया है। प्रस्तुत कविता में कवि का प्रकृति के प्रति गहन अनुराग व्यक्त हुआ है। अनुराग का मीनिंग होता है प्रेम। वह चंद्रगहना नामक स्थान से लौट रहा है। लौटते हुए उसके किसान मन को खेत खलियान एवं उनका प्राकृतिक परिवेश सहज आकर्षित कर लेता है। यानी यहाँ से हमें पता चल रहा है कि कवि जो हैं वो एक किसान हैं। इस कविता में कवि की उस सृजनात्मक कल्पना की अभिव्यक्ति है जो साधारण चीज़ों में भी असाधारण सौंदर्य देखती है। यानी एक ऐसी कल्पना तो कवि ही कर सकता है कि जो साधारण चीज़ों में भी असाधारण सौंदर्य को खोज ले और उस सौंदर्य को शहरी विकास की तीव्र गति के बीच में भी अपनी संवेदना में सुरक्षित रखना चाहती है। यहाँ प्रकृति और संस्कृति की एकता व्यक्त हुई है। तो आइए शुरू करते हैं कविता चंद्रगहना से लौटती बेर। देख आया चंद्रगहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सज कर खड़ा है। यानी यहाँ पर कवि ने चंद्रगहना से लौटते समय जो दृश्य देखा उसका वर्णन किया है। मेड़ होता है खेत के चारों ओर जो मिट्टी की दीवार सी बना दी जाती है, उसको मेड़ कहते हैं। बीते का मतलब होता है कि अंगूठे से लेकर छोटी उंगली तक के बीच का, उसको बीता बोला जाता है। बालिशत भी कह देते हैं। ठिगना होता है छोटे कद वाला। मुरैठा साफा या पगड़ी होती है। शीश यानी सिर। तो कवि कहते हैं कि चंद्रगहना से लौटते समय प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने के लिए मैं खेत की मेड़ पर बैठ जाता हूँ और मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मेरे पास कोई भी नहीं है। कवि देखते हैं
कि एक बीते की लंबाई के बराबर एक ठिगना सा चना यानी एक छोटे कद वाला चना सज धज कर खड़ा हुआ है, बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का। और उसने अपने सिर पर गुलाबी फूलों का साफा या पगड़ी बांध ली है, क्योंकि चने के ऊपर गुलाबी रंग के फूल आते हैं, तो उन फूलों को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे चने ने अपने सिर पर साफा बांध लिया हो। छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है, यानी वो साफा बांधकर, पगड़ी बांधकर सज धज कर खड़ा है और ऐसे लग रहा है मानो वह किसी शादी में जाने के लिए तैयार है। आगे देखिए, पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए यह दूं हृदय का दान उसको। आगे कवि कहते हैं कि चने के पास ही, जहाँ पर चने के पौधे हुए हैं वहीं चने के पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली। अलसी यानी एक पौधा, हठीली यानी जिद करके। कवि कहता है कि चने के पास ही अलसी नामक पौधा हठ कर उगा हुआ है। देह की पतली, जो शरीर में पतली है, कमर की है लचीली और उसकी जो कमर है वो लचकदार है। नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए यह दूं हृदय का दान उसको। वो इतनी सुंदर लग रही है, उसने नीले फूलों को अपने सिर पर सजा लिया है और यह कह रही है कि जो भी इन फूलों को छू देगा वह उसको अपना हृदय दान दे देगी। यानी यहाँ पर कवि ने अलसी को एक नायिका के रूप में दिखाया है कि जो उसके सुंदर फूलों को छुएगा वह उसको अपना हृदय दान में दे देगी। आगे देखिए, और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी, फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे। अब यहाँ पर कवि ने सरसों का वर्णन किया है, उसको भी एक युवती के रूप में दर्शाते हुए कहते हैं। सयानी यानी युवा हो चुकी है, जो बड़ी हो चुकी है। हाथ पीले करने का मतलब यहाँ पर मुहावरा है कि शादी के लिए हाथ पीले कर लेना या शादी के लिए तैयार होना। पधारी जो है वो आ गई है। फाग यानी फागुन महीने में गाया जाने वाला एक गीत। तो कवि कहते हैं कि और सरसों की ना पूछो हो गई सबसे सयानी, कि सरसों की तो पूछो ही मत, वो जो है अब सयानी हो चुकी है, युवा हो चुकी है, ब्याह मंडप में जाने के लिए आतुर है। उसने अपने हाथों को पीला कर रखा है और उसको देखकर ऐसा लगता है कि फाग जो है वो गीत गाता हुआ आ गया है, यानी फागुन का महीना आ गया है। ऐसे लगता है कि फाग गाता हुआ फागुन भी आ गया है। यह सब देखकर कवि कहता है कि ऐसे जैसे सरसों की शादी की तैयारी हो रही हो ऐसा लग रहा है, क्योंकि उसने अपने हाथ पीले कर लिए हैं और फागुन भी जो है वो फाग का गीत गाता हुआ आ गया है। आगे देखिए, देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है इस विजन में, दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। अब यहाँ पर कवि ने गांव के वातावरण का वर्णन किया है जो शहरों से बहुत दूर है। तो कवि कहता है इस विजन में, विजन यानी सुनसान क्षेत्र या हम शांतिपूर्ण क्षेत्र भी कह सकते हैं। कवि कहता है कि इस प्रकृति के शांतिपूर्ण क्षेत्र में ऐसा लग रहा है कि प्रकृति का प्रेम पूर्ण आंचल हिल रहा है। अनुराग अंचल यानी प्रेम पूर्ण आंचल हिल रहा है। सभी जो हैं वो बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी का स्वयंवर हो रहा हो। दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। कवि को लगता है कि शहरों की अपेक्षा गांव की जमीन प्यार के मामले में अधिक उपजाऊ है, यानी गांव में अधिक प्यार होता है। यहाँ मनुष्य तो मनुष्य, पेड़ पौधे भी आपस में
प्यार करते हैं। प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है कि शहरों की अपेक्षा गांव जो है वो प्यार के मामले में अधिक उपजाऊ हैं। यहाँ प्रकृति का एक एक जो है अंग वो प्यार से भरा हुआ है। आगे देखिए, और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही इसमें लहरियां, नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरियां। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा, आंख को है चकमकाता, हैं कई पत्थर किनारे, पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। अब कवि ने पास में ही एक जो तालाब है उसका वर्णन किया है। कवि उसका वर्णन करते, पोखर यानी तालाब, उस तालाब का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस स्थान पर मैं बैठा हुआ हूँ वहीं पर पास में एक तालाब है जिसमें हवा के चलने से लहरें उठ रही हैं, और तालाब की जो तलहटी है, तल में जो है नीले रंग की भूरी भूरी घास उगी हुई है, वो भी पानी के साथ लहरा रही है। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा, कवि कहता है कि सूरज की जो परछाई है जो पानी में दिख रही है वो ऐसे लग रही है कि जैसे चांदी का कोई बड़ा सा गोल खंबा हो, और जिससे हमारी आंखें जो हैं वो चकमका रही हैं या चुंधिया रही हैं। यानी सूरज की परछाई जो है पानी में लंबे से गिर रही है, जो एक खंबे के समान लग रही है, और उसको देखकर हमारी आंखें चकमका जाती हैं या चुंधिया जाती हैं। तालाब के किनारे कई पत्थर चुपचाप पानी पीते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इन पत्थरों को देखकर ऐसा लगता है कि लहरों से जैसे पानी एक बार पत्थरों को लगता है फिर वापस चला जाता है, लगता है फिर वापस चला जाता है, तो ऐसे लग रहा है जैसे इनकी प्यास पता नहीं कब बुझेगी या बहुत लंबे समय से ये पानी पी रहे हों। आगे देखिए, चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है, चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है। मीन यानी मछली, ध्यान निद्रा यानी ध्यान रूपी नींद, त्यागना यानी छोड़ना, चट यानी जल्दी से। तो देखिए, कवि कहता है कि तालाब के किनारे ही एक बगुला जो है वो ध्यान में मग्न है यानी नींद में मग्न है, और ये जो उसकी नींद है वो बिल्कुल दिखावटी है, क्योंकि जैसे ही वो एक चंचल मछली को पानी में देखता है, उसकी तरफ उसका ध्यान जाता है, तो वो एक झपाटे से ही मछली को चोंच में पकड़कर गले के नीचे उतार लेता है। यानी वो नींद का जो है वो बहाना कर रहा है ताकि मछली को पकड़ सके। जैसे ही उसे मछली दिखाई देती है वो उस मछली को अपने गले के नीचे उतार लेता है। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार कर फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। यानी पहले यहाँ पर कवि ने जो है बगुले का वर्णन किया है, अब वो एक काले माथे वाली चतुर और चालाक चिड़िया के बारे में कहते हैं कि एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया जिसके पंख जो है सफ़ेद है, वो तालाब की पानी की सतह पर झपाटा मारती है और अपनी पीली चोंच में, चमकदार चोंच में एक चंचल मछली को दबाकर उड़ जाती है। यानी यहाँ पर कवि ने जो है चिड़िया की चतुराई का वर्णन किया है कि एक काले माथे वाली चिड़िया जो है जिसके पंख सफ़ेद हैं, वो झपाटे से पानी पर टूट पड़ती है और एक उजली यानी सफ़ेद चटुल मछली, चटुल यानी चंचल, एक चटुल मछली चंचल मछली को अपनी पीली चोंच में दबाकर दूर गगन में उड़ जाती है। आगे देखिए, ओ यहीं से भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है। कवि कहता है जहाँ पर वो बैठे हुए हैं वहीं से ही
वो प्राकृतिक दृश्य को देख रहे हैं और कहते हैं कि जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ यहीं से ही कुछ दूरी पर भूमि ऊंची नीची है और वहीं सामने ही रेल की पटरी भी गई हुई है। ट्रेन का टाइम नहीं है, यानी रेल के आने का अभी कोई समय नहीं है। मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ और मैं यहाँ आज़ाद हूँ, क्योंकि मुझे अब कोई काम नहीं है, जाना नहीं है और मुझे कहीं पर जाना भी नहीं है। कि जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ वहाँ थोड़ी सी दूर भूमि ऊंची है जिसके ऊपर से रेल की पटरी गई हुई है और अभी रेल के आने का भी कोई समय नहीं है और मैं भी आज़ाद हूँ, मुझे कहीं भी आना जाना नहीं है। आगे देखिए, चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली हैं बांझ भूमि पर। इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। अब यहाँ पर कवि ने चित्रकूट की भूमि का वर्णन किया है। कवि कहते हैं अनगढ़ यानी उबड़ खाबड़ बनी हुई, बांझ यानी जिस पर कोई भी फसल पैदा ना होती हो, रीवा एक प्रकार का पेड़, कांटेदार यानी जिस पर बहुत सारे कांटे लगे हों, कुरूप यानी बद्धे। कवि कहता है कि उसके सामने चित्रकूट की टेढ़ी मेढ़ी उबड़ खाबड़ कम ऊंचाई वाली पहाड़ियाँ दूर दूर तक फैली हैं। इन पहाड़ियों की जो भूमि है वो बांझ है यानी अनुर्वर है, जिस पर कोई भी फसल पैदा नहीं होती और उसी के पास इधर उधर ही रीवा के कांटेदार कुरूप पेड़ खड़े हैं और इन पेड़ों में किसी भी तरह का कोई भी आकर्षण नहीं है, क्योंकि ये दिखने में बहुत ही बुरे होते हैं, कांटेदार होते हैं। तो यहाँ पर कवि ने चित्रकूट का वर्णन किया है। आगे देखिए, सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकता सुग्गे का स्वर टैं 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 टैं। सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता उठता गिरता सारस का स्वर टिरटो टिरटो। यहाँ पर कवि ने सुग्गे और सारस का वर्णन किया है। सुग्गे का मतलब होता है तोता, सारस यानी सारस नामक पक्षी। कवि कहता है कि कवि को तोते की टैं टैं की आवाज़ सुनाई दे रही है और तोते की जो ये आवाज़ है वो कवि को बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि उसकी आवाज़ से मीठा मीठा रस टपक रहा है। यह आवाज़ सुनने में बहुत अच्छी लग रही है और वहीं दूसरी ओर ही वनस्थली का हृदय चीरता यानी दूसरी ओर सारस की जो आवाज़ है वो वन प्रांत को चीरती हुई आ रही है, यानी जंगल की जो भूमि है उसको चीरती हुई सारस की आवाज़ भी सुनाई दे रही है, जो कभी बहुत तेज होती है और कभी कम हो जाती है। जो उसकी टिरटो टिरटो की आवाज़ है वो कवि को सुनाई दे रही है, यानी तोते की आवाज़ जो है वो टैं 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 के रूप में सुनाई दे रही है और सारस की जो आवाज़ है वो टिरटो टिरटो के रूप में सुनाई दे रही है। आगे देखिए, मन होता है उड़ जाऊं मैं पर फैलाए सारस के संग, जहां जुगुल जोड़ी रहती है हरे खेत में, सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुप्पे चुप्पे। कवि कहता है कि उसका मन जो है वो ऐसे करता है कि वो सारस के साथ उड़ जाए, यानी सारस की जो जुगुल जोड़ी है, जुगुल मतलब युगुल जोड़ी, दो का जो जोड़ा होता है नर मादा का, उसको युगुल जोड़ी कहते हैं। कवि कहता है कि कभी कभी उसका मन करता है कि वह सारस के साथ उड़कर वहाँ पहुँच जाए जहाँ हरे खेतों में ये जोड़ी रहती है और चुपके चुपके से उनकी प्यार भरी बातें वो सुन ले, यानी कवि जो है चुपचाप तथा छिपकर उनकी प्रेम कहानी को सुनना चाहता है। ये जो कविता है वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन बच्चों इसे ध्यानपूर्वक पढ़ना है और समझना है। धन्यवाद प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। आशा करती हूँ कि जो आपको समझाया गया है अच्छे से समझ में आ गया होगा और यही कार्य आप घर में अच्छे से दोहराएंगे और समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।